मछली ले आया मायो खा 3 घंटे के बाद आई बात इतना कहीं कि नहीं करे और कुछ ना 6:30 बजे। अभी जिस महिला को आपने स्क्रीन पे देखा, दरअसल इनका पति गुजर चुका है। पति की लाश आंगन में पड़ी है, उसी के सामने बैठ के ये रो रही है। दरअसल कहानी की शुरुआत यूं होती है कि इसका पति एक दिन पहले शाम को बाजार जाता है और कहता है कि आज मछली लेके आऊंगा, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि आज मछली मत लाना, मुर्गा लेके आना। वो शाम को बाजार चला जाता है, लेकिन बाजार से वापस नहीं आता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था, 9 साढ़े 9 बज चुके थे। घर के लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। चारों तरफ धुनाई होती है, सब लोग ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। फिर ये सोच के घर चले जाते हैं कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि वो रात को लेट से आते हैं, चाहे नहीं भी आते हैं। फिर सब घर के सब लोग आ जाते हैं घर पे। अगले दिन फिर से ढूंढाई स्टार्ट होती है। तो उसके घर से लगभग 400 मीटर की दूर पे एक आम का बगीचा, जिसमें उसकी भाभी उर्मिला और उसकी बेटी 16 साल की, जब ढूंढ रहे होते हैं तो वो देख के सन्न रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल आम के पेड़ के नीचे उन्होंने देखा था उसी इंसान की लाश, जिसका गला रेता गया था और उसके सर से, उसके शरीर से खून निकल रहा था। उस लाश को लेके आया जाता है। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। घर वाले रो रहे हैं, उसकी पत्नी के जो आंसू देख के, उसके बच्चों का आंसू देख के सारे गांव वाले रोने लगे। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है। पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब पोस्टमार्टम से उस आदमी के शरीर को वापस लाया जाता है, फिर से लोगों की भीड़ लग जाती है आंगन में। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर पुलिस आती है और उस औरत को, जो औरत रो रही थी, उस औरत को पुलिस पकड़ के ले जाती है अपने साथ। और जो मामला निकल के सामने आता है, उस मामले को देखते हुए पूरे गांव वाले चौंक जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उनको इस रिश्ते पर से विश्वास उठ जाता है कि ऐसा भी हुआ है। ये मामला सिर्फ सुल्तानपुर में नहीं, पूरे यूपी में, पूरे देश में भी फैला हुआ है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है यूपी का एक जगह, जिला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर का ही एक थाना है चांदा कोतवाली, और वहां का एक गांव है किंदीपुर, जिसको क्यामुद्दीनपुर गांव भी कहा जाता है। घटना की शुरुआत हम लोग करते हैं आज से 18 साल पहले। उस गांव का रहने वाला एक लड़का महेश, जिसकी अभी वर्तमान में उम्र 38 साल है। आज से 18 साल पहले उसकी शादी होती है एक पूजा नाम की लड़की से, जो कि पूजा का अभी वर्तमान उम्र 34 साल है। शादी होती है 18 साल पहले। दोनों का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था। महेश मजदूरी का काम करता है। वो कभी लुधियाना जाके, कभी पंजाब जाके, कभी दिल्ली जाके, हर जगह काम करके, मजदूरी का काम करके वो अपने परिवार का पेट पाल रहा था। धीरे धीरे करके इनको 3 बच्चे होते हैं। पहली एक बेटी होती है, जिनकी अभी वर्तमान में उम्र 16 साल है। एक बेटा जिनका उम्र लगभग 13 या 14 साल का है, और एक सबसे छोटा बेटा जिसकी उम्र लगभग 5-6 साल के आसपास में। ये बाहर में काम करता रहता है, लेकिन पिछले 8 महीने पहले, यूं कहे तो पिछले इसी साल जनवरी में, वो बाहर छोड़ के अपने गांव आ जाता है। वो जब भी बाहर रहता था तो हर दिन अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से बात करता था। जब इससे पूछा गया कि आपने बाहर क्यों छोड़ दिया, जब शुरू में बात चला था, तो ये बोला कि अब वो बाहर मन नहीं लगता है, अब गांव में ही रहेंगे। तो गांव में ही रह के ये ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था, कहीं और काम करके अपना परिवार का पेट पालता था। 3 तारीख ही सुबह से बच्चे का मन था कि आज पापा शाम को मछली या मीट लेके आना। तो बच्चे के पिता जो है शाम को जाते हैं, अपने बाजार जाते हैं। वहां से वो घर पे बोल के जाते हैं कि आज मछली लेके आऊंगा, क्योंकि बच्चों ने कहा था। लेकिन उसकी माँ का कहना था, जो पूजा है उनका कहना था कि आज मुर्गा लेके आना, मुर्गा बनाएंगे। बच्चे भी इस बात को लेकर खुश हो जाते हैं। वो बाजार चला जाता है। बाजार जाता है, उसे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है इसकी पता नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे करके जो समय बीतने लगा, रात को 7-8 बज गया, उसके पिता अभी तक नहीं आए। और ये इनकी जो माता है, जो पूजा, उनकी पत्नी, इंतजार कर रही होती है कि पिताजी अब आएंगे, उनके पति अब आएंगे, खाना बनेगा, लेकिन वो बाजार से वापस नहीं आते। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं, उनको ढूंढना स्टार्ट करते हैं। पहले उन्होंने अपने बच्चे को भेजा कि जाके देखो पिताजी कहाँ है, बाजार में है कि नहीं। जब वो बाजार में जाते हैं तो वो बाजार में नहीं मिलते हैं। ये 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की बात है, लेकिन वो बाजार में नहीं मिलते हैं। फिर गांव वालों को इकट्ठा किया जाता है। लगभग 8:30-9 बज चुके थे। कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनको ढूंढाई किया जाता है, लेकिन वो नहीं मिलते। घर के लोग, उनके बड़े भैया महेश के बड़े भैया गणेश, उनकी भाभी उर्मिला, सारे के सारे परिवार इकट्ठा होकर ढूंढना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते। अब ये सोच के रह जाते हैं कि कभी कभी इन्होंने ऐसा किया है कि कभी देर रात के आए हो या कभी सुबह आए हो, तो ये लोग जाके खाना पीना जो बनता है वो खा के आराम से सो जाते हैं। रात में ज्यादा ढूंढाई नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कल ना कल आ जाएंगे, लेकिन वो मिलते नहीं। फिर अगले दिन सुबह सुबह गांव के लोग और उनके रिश्तेदार जो है, पूरे घर के लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं। चारों तरफ ढूंढाई होती है। इसी बीच में इनकी एक बेटी होती है, जो 16 साल की बेटी, महेश की बेटी, और इनकी भाभी उर्मिला, वो भी जो ढूंढ रही होती है। तो गांव के, उनका जो घर है, घर से लगभग आधा किलोमीटर, 400 मीटर की दूरी पर एक बगीचा है। उस बगीचा में आम का पेड़ है। आम के पेड़ के नीचे लोग पहुंचते हैं और जाके वहां पर देखते हैं तो एक आदमी बेसुध पड़ा हुआ था।
ये जैसे ही देखते हैं उनके नजदीक जाते हैं और देखने के बाद इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वहीं पे रोना स्टार्ट कर देते हैं, छाती पीटना स्टार्ट कर देते हैं। दरअसल इन्होंने देखा था कि उस बच्ची ने देखा था कि उसके पिता बेसुध हालत में पड़े हुए और उनकी सांसें नहीं चल रही है। उनकी जो भाभी है वो भी वहां पर रोना स्टार्ट कर देती है। ये बात थोड़ी ही देर में पूरे गांव में फैल जाती है कि महेश मिल गया, लेकिन वो जिंदा नहीं, वो मर चुका है। सारे के सारे लोग उस बाग में दौड़ के आते हैं, वहां से उनके डेड बॉडी को ले जाया जाता है, उनके आंगन में रखा जाता है। और ये चीज देख के जैसे ही वो उनकी पत्नी पूजा देखती है, 34 साल की औरत, वो देख के उनके सीने पे सांप लौटने लगता है। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, इतना उनका हालत खराब हो जाता है। बार बार वो बेहोश हो रही थी, इतने जोर जोर से रो रही थी, उनका समझ में नहीं आ रहा था। ये समझ सकते हैं कि किसी पत्नी का जो पति, जबकि बेटी 16 साल की बेटी है, अगले 2 साल में या 3 साल में शादी करेंगे, उनके बच्चे पूरे बड़े हुए हैं, अभी तक किसी की शादी नहीं हुई है, किसी का घर परिवार अच्छा संभला नहीं है, घर द्वार जो है वो भी नहीं बना हुआ है, उस पर क्या बीतेगी। वो रो रो के उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये सब देख के जब इनकी आंखों से आंसू छू रहे थे, उनकी माँ की आंखों से आंसू छू रहे थे, इनकी बेटे की आंखों, बच्चों की आंखों से आंसू गिर रहे थे, तो पूरा गाँव रोने लगता है। इसी बीच उनके जो बड़े भाई गणेश होते हैं वो पुलिस को खबर करते हैं। वो पुलिस में जाके कंप्लेन लिखाते हैं कि उनके छोटे भाई को किसी ने मार दिया। पूजा और उनके अभी जो बच्चे हैं उस हालत में नहीं थे कि वो पुलिस के पास जाके कंप्लेन कर सके, इसलिए गणेश वहां पहुंचते हैं और गणेश जाके पूरी बात बताते हैं। पुलिस की टीम थोड़ी ही देर में आती है। सुल्तानपुर का जो चांदा पुलिस है, वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं अशोक कुमार सिंह, वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुंचते हैं। और पहुंच के जब देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो यही मामला सामने आता है कि रात से गायब था, सामान लेने के लिए गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। जब सुबह में, रात में भी ढूंढाई की गई थी, रात में नहीं मिला। जब सुबह में ढूंढाई की गई तो सुबह में जाकर इनकी डेड बॉडी। पुलिस अब सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर पुलिस अपने जांच पड़ताल शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस ने अभी कुछ दिनों से जो मामला चल रहा है, 1.5 साल से जो मामला चल रहा है, इस मामले को लेकर पुलिस अभी जितने भी लोग घर परिवार के लोग हैं उनका मोबाइल का सीरियल निकलवाती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली पूरे के पूरे परिवार का, गणेश महेश का भी, और सारे लोगों का जब कॉल डिटेल निकलवाती है। और उधर सबका पोस्टमार्टम हो चुका था। लगभग 3-4 घंटे बाद सबको लेके आया जाता है, घर के आंगन में रखा जाता है। ये चीज देख के जब सबका पोस्टमार्टम हुआ, पूरे गांव के लोग और पूरा इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी पत्नी के आंसू रोते रोते सूख चुके थे, उनका गला भारी हो चुका था, उनके बच्चे बिलख रहे थे, उनकी माँ कौशल्या देवी वो भी बिलख रही थी। सब आंगन में पड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस को कुछ न कुछ कॉल डिटेल के रिकॉर्ड के आधार पे कुछ न कुछ पता चलता है। वो पुलिस की टीम 4 टीमों का गठन करती है एसओजी की। वो 4 टीमों यहाँ पे आती है। सब आंगन में पड़ा हुआ था। इधर लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, बांस हटा के रखा गया था। कुछ लोग जो है सो इसके अंतिम संस्कार के लिए सामान लेके इकट्ठा कर रहे थे। इतने में पुलिस आती है और आके कुछ महिला पुलिस चुपचाप आंगन में जाती है और उस महिला पूजा को अपने हाथ से गिरफ्तार करती है, हथकड़ी लगा के उसे लेके चले जाती है। ये सब देख के गांव के लोग चौंक जाते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। जो महिला इतनी रो रही है, उसके पति गुजर चुके हैं और उसको लेके पुलिस जा रही है। जब पुलिस को रोका जाता है, पूछा जाता है कि क्या मामला है, आप बताइए, उनको क्यों लेके जा रहे हैं। पुलिस एक छोटा सा खुलासा उसी समय करती है कि इसके मर्डर में इसका हाथ है। अब गांव वाले सुन के सन रह जाते हैं, क्योंकि गांव वालों ने भी अभी जो 1.5 साल से जो मामला चल रहा है पतियों को मारने का, इन्होंने सुना था। पुलिस उस महिला को, पूजा को लेकर चली जाती है। ले जाके थाने में इसे पूछताछ किया जाता है, लेकिन ये कोई जवाब नहीं देता। लेकिन आखिरकार पूजा पे शक क्यों हुआ, कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पे कह सकते हैं। जब पुलिस इस बात का खुलासा करती है तो पता चलता है कि जब उसके भाई जो कंप्लेन लिखाने के लिए आए हुए थे, कंप्लेन लिखाने के बाद जो पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, उसके बाद पुलिस सबका कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालना स्टार्ट करती है। पूजा का नंबर जो खंगाल रही होती है, तो उसके नंबर में एक सस्पिशियस नंबर आता है। उस नंबर पे देखा गया था कि जब से उसके पति महेश गायब हुए थे, जिस तारीख को 3 तारीख को भी पूरी रात लगभग 10 बार 20 बार उससे कॉल पे बात की गई थी। 4 तारीख को भी जब उसका लाश मिलता है तो भी उस दिन उसकी बात हुई थी। इस चीज को देख के पुलिस का शक उस पे आदमी पे चला जाता है। पुलिस इस बात की भनक पूजा को नहीं होने देना चाहती थी और चुपके से एक टीम का जो गठन की थी उसमें एसओजी की टीम, उस टीम में से एक टीम को भेज के उस आदमी जिसका नाम जयप्रकाश होता है, जो कि घर के बगल में ही गाँव में ही एक परचून की दुकान, एक किराने की दुकान चलाता था, उसको गिरफ्तार करके लाता है। जब उसे गिरफ्तार कर लेके लाया जाता है तो जयप्रकाश से जब पूछा जाता है कि आखिरकार मामला क्यों है, तो वो शुरू में तो इधर उधर की बातें करता है, राम कहानी लक्ष्मण कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। लेकिन कहा जाता है कि यूपी पुलिस जब अपने तरीके से आ जाए तो मुर्दे भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। पुलिस ने पहले सबूत इकट्ठा किया था कि ये तुम्हारा कॉल डिटेल और इस नंबर से तुमने उस औरत से बहुतों बार बात की है, उसे क्या मामला है बताओ। फिर भी वो चुप रहता है। लेकिन जब पुलिस कहते हैं ना तरीका जो इस्तेमाल करती है, उस तरीके से जब पूछताछ किया जाता है तो ये बोलना स्टार्ट कर देता है। दरअसल ये कहता है कि इसकी जो पत्नी है पूजा,
ये इसके दुकान पे बराबर आया जाया करती थी, आज से नहीं लगभग साल भर पहले से इसके दुकान पे आया जाया करती थी, इससे बातचीत होता था। इसका पति भी आ चुका था। इसका पति क्यों आता है, जब इसके दुकान पे आना जाना स्टार्ट कर देती है तो इससे इसका नंबर ले लेती है। दोनों में एक दूसरे को देख देख के प्यार हो जाता है, आंखों ही आंखों में इशारा होने लगता है, प्यार हो जाता है। ये लोग नंबर आदान प्रदान करते हैं और बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। जब बातचीत हो रही होती है, इन लोगों का फोन पे ही होता है और धीरे धीरे करके प्यार इतना परवान चढ़ता है कि ये लोग मिलने भी लगते हैं। उधर जब इसका पति बाहर रह रहा था आज से 8-9 महीने पहले, तो जब भी वो अपने पत्नी को फोन करता था तो उसका फोन बिजी जाता था। और जब दोबारा उससे बात होती थी महेश से, तो वो कहती थी कि अपनी बहन से बात कर रही हूँ, चाहे अपने रिश्तेदार से बात कर रही हूँ। उसका फोन बिजी जाने के कारण इसके पति को शक होने लगता है। इस बात को लेकर उसका पति परेशान हो जाता है और बाहर की नौकरी छोड़कर वो गांव में जनवरी में शिफ्ट हो जाता है। इस बात को लेकर पूजा परेशान हो जाती है, वो क्योंकि आ चुका था। और वो लड़का जो जयप्रकाश है, जो लगभग 35-37 साल का आदमी, वो भी परेशान हो जाता है कि अब अपनी प्रेमिका से कैसे मिलेगा, पूजा से कैसे मिलेगा। अब इस चीज को लेके पूरे गांव में तो थोड़ी बहुत चर्चा हो चुकी थी। इसकी भनक थोड़े से महेश के पास भी आई थी। अब ये इसका आना जाना उस दुकान पे बंद कर देता है। फिर भी फोन से बात हो रही थी। अब लेकिन जब फोन से बात हो रही थी तो इस चीज को, क्योंकि वो घर से बाहर मजदूरी करने चला जाता था, तो मजदूरी करने के क्रम में इससे जो फोन से बातचीत होती थी तो ये तो वो देख नहीं रहा था। अब ये लोग करें तो क्या करें, ये लोग मिलना सोचते हैं कि किसी तरह से अपनी प्रेमिका से मिले। ये लोग अपने दिमाग में एक शातिर प्लान बनाते हैं। बुधवार 3 तारीख को ये घटना घटी थी शाम के समय में। घटना से एक दिन पहले मंगलवार के दिन जब महेश काम पर से मजदूरी करके जब वापस आता है, उस दिन से थोड़ा देर हो गया था, जब वापस आके देखता है तो उसकी पत्नी वहां नहीं रहती है। हालांकि इसने थोड़ा बहुत कानाफूसी सुना था, तो वो वहां से निकल के सीधा उस दुकान के पास जाता है। वो जो जयप्रकाश रहता है उसके दुकान के पास जाता है। दुकान के पास जाके वो देखता है तो वो देख के सन रह जाता है। उसे तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जैसे दुकान का शटर उठाता है, शटर उठाने के बाद देखता है कि उसकी पत्नी और वो जयप्रकाश दोनों रंगरंगिया मना रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। इस चीज को देख के ये लोग जो होते हैं, जो गलत काम कर रहे थे, ये सकरा जाते हैं। लेकिन उस समय महेश कुछ नहीं बोलता है, वो अपने दिल पे पत्थर रख के चुपचाप घर की तरफ चला जाता है। उसके बाद ये पत्नी जो पूजा भी रात में वहां पहुंचती है घर पे, और वो उससे माफी वाफी मांगती है कि नहीं, जो गलती हो गया सो हो गया, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इस चीज को लेकर महेश उसे माफ भी कर देता है। अगले दिन शाम के समय जब ये बाजार जाता है मछली लाने के लिए, जिसकी कहानी मैंने शुरू में बताई थी, मछली लाने के लिए जाता है तो पत्नी से भी बातचीत होता है। ये बाजार जाता है। बाजार से जब वो वापस आ रहा था तो उसी समय इस दुकान पे जो जयप्रकाश होता है वो उससे मिलता है, और जयप्रकाश इसको शाम के समय में ले जाके वो भी जाके माफी वाफी मांगता है कि भाई मुझे माफ कर दे, वो गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बहुत कुछ होता है। क्योंकि इसने अपनी पत्नी को माफ कर दिया था तो इसे भी बोलता ठीक है, आज के बाद ऐसा मत करना। फिर वो उसे बुला के दारू पिलाता है। वो कहता है कि भाई माफ कर दिया तो आज दारू पी ले, चल दारू पीते हैं। अब वो राजी हो जाता है, क्योंकि महेश थोड़ा बहुत पीता था। इस बात को वो भूल चुका था, क्योंकि उसकी पत्नी ने माफी मांग ली थी। अब ये लोग दारू पीते हैं। दारू पी के फुल नशे में हो जाता है। ये कम पी रहा था और इसको ज्यादा पिलाया जा रहा था। महेश ने ज्यादा दारू पी लिया। उसके बाद से घर छोड़ने के लिए लेके जाता है। जब घर छोड़ने के लिए लेके जाता है तो ये चल नहीं पाता है, वहीं रास्ते पे गिर जाता है। तो इसे उठा के किसी तरह से बगल का जो आम का गाछी होता है उस गाछी में ले जाता है, आम के बगीचे में। और बगीचे में ले जाने के बाद जब बेहोश होकर सोया हुआ था तो उसकी पत्नी पूजा को फोन करता है। उसकी पत्नी आती है, वहां पे देखती है, और वहीं पे उसकी पत्नी के सामने में इस आदमी का नाम जयप्रकाश होता है, जयप्रकाश यादव। उसको डंगर यादव भी कहा जाता है। गांव के लोग उसे डंगर यादव, जयप्रकाश यादव कहते हैं। डंगर यादव ने उसका गला रेत दिया उस पत्नी के सामने में, और पत्नी देखती रही, मुंह जात के गला रेत दिया। और एक ईंट से उठा के उसकी पत्नी ने उसके सीने पे वार किया। उसका गला रेतने के बाद उसकी पत्नी ने उसके सीने पे वार किया ईंट से। उसका सीने से खून निकलने लगा। उसके सर पे भी वार किया, सर से खून निकलने लगा। अब ये लोग लाश को छोड़ के अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद ये लोग अब ढूंढना स्टार्ट करते हैं। उस समय बहाना बनाते हैं, थोड़ा बहुत ढुनाई किया जाता है। अगले दिन जब ढुनाई किया जाता है तो इसमें जयप्रकाश यादव उस डंगर यादव भी पहुंचता है। उसने एक रोल निभाने के लिए, झूठ फूस का तरीका करने के लिए कि हाँ मैं भी उसमें शामिल था, मैं भी ढूंढ रहा था। लेकिन ये बात ज्यादा छुपती नहीं है। उसके बाद की कहानी तो आपको पता है कि उसकी लाश मिलती है। पुलिस ने अपने तरीके से काम किया, ईमानदारी से काम किया। 24 घंटे के भीतर कातिल का पता लगा लिया। इस घटना को लेके पूरे गांव में, पूरे सुल्तानपुर में, अभी पूरे यूपी में, यूं कहे तो पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ। पतियों को मारने का सिलसिला पत्नियां खत्म नहीं कर रही हैं। ये दिन पर दिन कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज की कहानी कैसी लगी, इस विषय में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं। और मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।